अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो हाइड्रोजन के एटम का जो रेडियस है उस रेडियस को हम जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है। और बहुत थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्टेन ऑर्बिट के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। और इनको मूव करवाने के लिए यहाँ पर सेंटर में एक फ़ोर्स लग रही है जिसको हमने क्या कहा था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है। और यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको प्रोवाइड हो रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के दरमियान जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। और आपको पता है जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज़ मौजूद हों तो उन दो चार्ज बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मालूम करने के लिए हम जो है वो कूलम्स लॉ जो है वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट इस डेरिवेशन को ड्राइव करने से पहले आपने सिर्फ जो इसकी इक्वेशंस हैं सिर्फ वो इक्वेशंस ही नहीं लिख देनी, बल्कि इसकी वर्डिंग भी लिखनी है। अगर आप वर्डिंग लिखेंगे तभी आपको जो है वो लॉन्ग के अंदर जो है वो कुछ मार्क्स होंगे वो मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मास जो है वो आपके पास क्या है, m है। ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर लग रही है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको जो प्रोवाइड किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो अब हम इसकी जो है वो कुछ डेरिवेशन के कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें इसमें लेट कंसीडर एन एटम, ये एक एटम आपके पास मौजूद है, हैविंग एन इलेक्ट्रॉन ई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ई जो है मौजूद है, मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, हैविंग चार्ज जेड ई। चार्ज जेड ई का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसा एटम ले रहे हैं जिसके अंदर एक प्रोटॉन है तो वो चार्ज जो होगा 1 × E होगा, यानी जेड की वैल्यू 1 ही होगी। यानी अगर हम हीलियम का एटम ले रहे हैं तो हीलियम के अंदर क्योंकि दो प्रोटॉन होते हैं तो ये चार्ज बराबर होगा, यानी जो प्रोटॉन्स होंगे वो दो होंगे तो चार्ज होगा 2 × चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये जेड ई जो है वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक है। जेड इज़ एटॉमिक नंबर एंड लेट एम बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर जो है वो रेडियस है। ठीक है। और वी जो है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जिसके ज़रिए क्या कर रहा है, वो आपका मूव कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि कूलम्स लॉ, अब इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इधर, यहाँ जो आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यानी सेंट्रीपिटल कहते हैं सेंटर की तरफ हो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, कूलम्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे। और कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ आपको पता है, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ ये है कि फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड चार्जेस Q2, ठीक है, अपॉन R²। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, कूलम्स लॉ है। ठीक है। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो Q1 है, Q1 को आप कहते हैं, Q1 जो है वो बराबर है किसके, चार्ज ऑन प्रोटॉन के। ठीक है। और Q2 बराबर जो है वो बराबर है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, यानी जो भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इसके बराबर ये Q1 और Q2 जो है वो इसके बराबर है। ठीक है। और K जो है वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। तो हमारे अंदर जो पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 बराबर था किसके, Z इसके, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था वो E नेगेटिव था। ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, R² आ गया। ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बनी वो हमारे बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E²
अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने जो है वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मालूम कर ली, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर हम मालूम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, अच्छा इसके अंदर जो इप्सिलॉन है, जो इप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है किसके, 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और जूल इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। और ये वैक्यूम परमिटी कांस्टेंट होता है, ये वैक्यूम परमिटी कांस्टेंट होता है कि ये कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करने के लिए दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देख लें, अब देखें स्टूडेंट, ये पता है कि जब भी आपके पास कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो सर्कल के अंदर मूव करने के लिए हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और वो दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और बॉडी को सर्कल के अंदर घूमने के लिए ये दोनों फोर्स बराबर मिकदार में चाहिए होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो क्या बराबर होती है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बराबर होगी किसके, mv² अपॉन आर के, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो हमारे पास फोर्सेस है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकती है। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हमने वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दी के बराबर कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इससे अंदर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लग रही है, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट एक फोर्स और भी लग रही होगी, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ जा रही है, सेंट्रीपिटल है, और जो बाहर की तरफ होगी उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल ली जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो रही है, लग रही है, ठीक है। तो ये जो दीज टू फोर्स, ये जो आपके पास दीज टू फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस हैं, ये हमारे पास जो हैं वो आपके पास आर इक्वल, एक तो बराबर है, ठीक है, बराबर होगी तभी क्या करेगी, ये घूमेगी, आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी वजह से ये क्या है आपके पास, बैलेंस है, एंड बैलेंस ही जो, और ये एक बैलेंस कर रही है। अच्छा, अब यहाँ देख लें क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर है हमारे पास किसके, वो बराबर है किसके, mv² अपॉन आर के, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो भी हम निकाल के आए थे वो बराबर आए थे किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² अपॉन R², ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है वो R से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो क्या बन चुकी है, ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसको जो है वो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1, हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हमने एक जो है वो पोस्टुलेट पढ़ा था क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम का। उसके मुताबिक क्या था, उसके मुताबिक ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, उसके मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, अकॉर्डिंग टू नील बोहर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू नील बोहर के मुताबिक जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने आपको समझाया था कि कोई बॉडी अगर लीनियर मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम होती है वो बराबर होता है mv के, और ये सर्कल में मूव कर रही है तो ये बराबर होगा mvr के। तो mvr जो है वो हमारा ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और ये बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π के। या आप जो है बोर वाली वीडियो देख लें तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि ये हमारे पास किसके बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, इसमें से हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये v बराबर आ जाएगा किसके, NH/2π और mr, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो मौजूद है वो v² मौजूद है, ठीक है। अब हम v² के ज़रिए जो है वो
वी स्क्वायर की स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई, वी स्क्वायर की वैल्यू बन गई। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो है इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन 1 हमने निकाली थी वो बराबर थी किसके, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 थी। इसके अंदर हम वी, ये जो वी है इसकी जब वी स्क्वायर की वैल्यू लिखते थे, यहाँ वी स्क्वायर जो था वो बराबर था किसके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आर है, ये आर इस एक आर से कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है अपोजिट साइड कैंसिल हो जाते हैं। एक पाई ये इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक मास ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 4 पाई, क्योंकि ये 2 जो था वो एक कैंसिल हो गया था, यहाँ से एक m कैंसिल हो गया था और यहाँ से हमें आर आया था और ये आ गया जेड ई स्क्वायर और नीचे आपका बच जाएगा क्या 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेडियस निकालना है, तो आप इसको पूरा इन्वर्स कर लें, तो ये बराबर हो जाएगा 4 पाई एम आर के एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जेड ई स्क्वायर, और स्टूडेंट ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन कैंसिल नहीं होगा, एप्सिलॉन रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि वो सेम नहीं है। ये आ गया। अब इसमें से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको लिख दिया तो मैं दोबारा इसको वैसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये वहाँ चले जाएंगे और ये आपके पास जेड ई स्क्वायर और अपॉन पाई एम, ये वैल्यू जाएगी। और नीचे हमारा यहाँ पे क्या मौजूद था, 4 पहले से ये भी 4 नीचे आएगा, फिर तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर बराबर आ जाएगा किसके, आर बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई और एम। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए हमने क्या करना है कि जो है देखें, ये है हमारे पास एन स्क्वायर, देखें ये एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। जी जो है क्योंकि हाइड्रोजन का है तो एक प्रोटॉन है तो 1 होगा इसका। ये ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये पाई भी कांस्टेंट है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर कांस्टेंट है। जब सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो इस पूरे कांस्टेंट को, यानी ये जो हमारे पास है एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम, इसको हमने कह दिया ए नॉट के बराबर कह दिया। और ये ए नॉट जब सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसके अंदर ये वैल्यू निकाल के बताई जाएगी, तो ये बराबर आएगा 0.529 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर। ठीक है, यानी इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा जी। और ए नॉट जो बराबर है वो बराबर है किसके, 0.529 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि 1 10 पे पावर माइनस मीटर ये बराबर होता है किसके, 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है,
इसकी जगह हम ले जाके जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम रख देंगे। तो ये बड़ा हो जाएगा R=n² मल्टीप्लाई बाय 0.59 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ हमने n लगा दिए। n लगाने का मतलब क्या, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा। ठीक है, जब n=1 है, जब n=1 हमने रखा तो जाहिर सी बात है R1 ये हो जाएगा R1, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 0.529। अगर सेकंड रेडियस का मालूम करना है तो ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह करके हम जो है वो सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू को क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने जो है वो nth रेडियस जो है वो हाइड्रोजन का हमने इसके अंदर निकाल लिया। और आमतौर पे सवाल भी आता है कि आप जो है वो nth रेडियस जो है वो ऑर्बिट हाइड्रोजन के एटम का निकाल लें। इसके बाद जो है वो हमारे पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद जो है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को हम ड्राइव करेंगे।